बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें जो सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है। तो ध्यान ना, इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है वो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, तो आपके पास हाइड्राइड्स होता है NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अब जैसे से आप नीचे मूव करते हो बच्चों लोग, तो इसमें क्या होता है, आपका H एटम कांस्टेंट है, आपका सेंटर एटम चेंज कर रहा है, तो सेंटर एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका ओवरलैपिंग क्या होगा, पुअर होता जाएगा। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ओवरलैपिंग पुअर होगा, तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा चलो, डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी नीचे घटेगा, तो स्टेबिलिटी नीचे डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा यानी इनका जो सेंटर मेटल और एच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान हो गया, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर हो भी बढ़ता है। ठीक है, तो इनका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, बात करते हैं इनके बेसिसिटी का। तो ध्यान देना, जैसे से नीचे मूव करेगा तो इन पे जो लोन पेयर है, सारे पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो है बड़े एरिया में फैलेगा, क्योंकि नीचे साइज बड़ा हो रहा है तो बड़े एरिया में फैलेगा। तो नीचे इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो H+ को दे सकता था, वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इनका बेसिक नेचर भी क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है। तो इनका बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो ए दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो डाउन द रूप में डिक्रीज करेगा। तो ए जो आपका जो ऑर्डर है हमारे ऑर्डर से मैच करेगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट, यानी ए स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। जो हम बी का बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बी क्या होगा, बी भी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, हम सी का बात करते हैं, अमॉन्ग हाइड्राइड्स अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सब नीचे मूव करते हैं, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ता है, यानी इन सारे में अमोनिया जो होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी आपका स्टेटमेंट सी होगा इनकरेक्ट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो आप ध्यान देना, आपको पता है कि डाउन द रूप में बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, यानी ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो गिवन जो भी स्टेटमेंट है उसमें ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 2 सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फ्लोरीन ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट है, तो आपका जो डायपोल मोमेंट होगा NF3 का और NH3 में NF3 का डायपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक बार। तो ध्यान देना, जो NF3 होता है और जो NH3 होता है, तो उसमें क्या होता है, एक लोन पेयर जो है ये अपना एक डायपोल क्रिएट करेगा, तो लोन पेयर का डायपोल ऊपर की तरफ होगा। चूँकि फ्लोरीन ज़्यादा अल्टरनेटिव है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो फ्लोरीन का डायपोल जो होगा वो नाइट्रोजन से अवे होगा, यानी इधर के साइड होगा। अब जो फ्लोरीन का डायपोल क्रिएट हो रहा है वो डाउनवर्ड, उसका नेट डायपोल डाउनवर्ड होगा, और लोन पेयर का नेट डायपोल क्या रहा, अपवर्ड हो रहा है। तो दोनों आपस में क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो कैंसिल करने के कारण जो आपका नेट डायपोल बिल्ड होता है ये होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, तो आपका जो नेट NF3 का डायपोल होगा थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। ठीक, हम बात करते हैं NH3 का। तो NH3 में होता क्या है कि लोन पेयर का डायपोल ऊपर की तरफ है और H का डायपोल भी टुवर्ड्स N की तरफ होगा, यानी लोन पेयर के डायपोल को सपोर्ट करेगा। तो आपका जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा वो दोनों ऐड अप होकर के लार्ज हो जाता है। तो अगर आप तो देखोगे तो NF3 और NH3 में डायपोल मोमेंट हाई होता है आपका, किसका, तो नेट डायपोल मोमेंट हाई होगा अमोनिया का। तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टेटमेंट का। तो उसमें क्या बोला गया है, इन NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर
एंड डायपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये गलत है। अमोनिया में ऑर्बिटल का जो डायपोल मोमेंट है का डायरेक्शन और H का है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट NF3 में क्या होता है, आपका डायपोल जो होता है F का और लोन पेयर का दोनों अपोजिट होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हो दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन। ए भी स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ और क्या होगा, फॉल्स होगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं KOH 50% से, तो क्या होगा, तो ध्यान देना, आपके पास बेंजल्डिहाइड है, उसके मेटा पोजिशन में क्लोरीन है। ध्यान देना, यहाँ पे जो अल्डिहाइड है इसका अल्फा H क्या है, इसका अल्फा H 0 है, तो आपके पास OH माइनस होगा, तो आपको फॉलो क्या करना है, कंजर्वेशन फॉलो करना है। अब कंजर्वेशन में क्या होता है, आपके पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको भेजोगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड करस्पॉन्डिंग एसिड के आनायन में, यानी आपके पास जो वर्ड फॉर्म करेगा CO माइनस, ये आपका एसिड का आनायन फॉर्म कर गया, और सेम मॉलिक्यूल का फॉर्म करेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करता है, तो ये आपका आउटकम आएगा। तो अब ध्यान देना, ये जो हमारा सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो अपना सॉल्यूशन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, तो अपना ऑप्शन 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान पे चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 स्पीशीज दिए हुए हैं, क्लोरेट, ब्रोमेट एंड आयोडेट। पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट एंड पर आयोडेट दिया हुआ है, और सारे का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और बोला है इनको ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, आपका होगा BrO4 माइनस का, फिर होगा IO4 माइनस का, और उसके बाद होगा ClO4 माइनस का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो 2 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, और उसको ट्रीट किया गया H+H2O से। तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉप तरीके से आप पानी को ऐड करोगे तो इसमें जो कंपाउंड A बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है, यानी आपको एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से आपको वाटर को ऐड करना, तो B जो है B ऐसा बनने वाला है, यानी B का OH ऐसा होगा। तो आपका ऑप्शन A बन गया और B बन गया। आप देखो कि कौन सा किस ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो A जो है, A में मार्कोनिकॉप एडिशन होगा, B में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से वाटर ऐड करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव अ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स विल फॉलो एसिड मैग्नीशियम। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास सेकेंडरी हैलाइड्स होगा और आपका जो R ग्रुप अगर बल्कि नहीं होगा और न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा होगा, तो उस केस में क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, ये मैग्नीशियम एसिड 2 फॉलो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है कि आपके पास अगर इथानॉल एक्सेस में होता है, ध्यान ना, इथानॉल जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, तो इथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। तो इथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है बट उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो चार्ज फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट अच्छा है, पोलर प्रोटिक है। तो दोनों में क्या होगा कि आपका जो हैलाइड है पहले कैटायन फॉर्म करेगा, यानी इस केस में क्या होगा, पहले आपका कैटायन फॉर्म करेगा और फिर आपका जो है इथेनॉल का जो O सेंटर है जिस पे लोन पेयर है वो कैटायन पे अटैक करेगा
और कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी यहाँ जो मैकेनिज्म होगा ये फॉलो करेगा SN1। ठीक है, यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हमारे लिए सही रहेगा, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने कुछ कार्बोटाइन्स दिया हुआ है और उनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला कैटायन जिसके पास अल्फा एच का नंबर 9 होगा। ठीक है, इसका डिग्री भी 3 है और अल्फा एच भी क्या होगा 9 होगा, तो सबसे स्टेबल होगा ये वाला अल्फा एच 9 एंड 3 डिग्री। फिर होगा ये वाला कैटायन अल्फा एच का नंबर 6 हो जाएगा और डिग्री हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा ये वाला कैटायन अल्फा एच हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 1 और इसका अल्फा एच 0 है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा या फिर जो लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जो होना चाहिए उतना ही कम होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, जो डेल्टा TF होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, और जितना डिप्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही उसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमको बस देखना है कि किसमें आपका पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है और ग्लूकोज है। तो ध्यान देना, इन तीनों में से आपका सारे का वेट कॉमन है, सबको 180 ग्राम लिया है। तो ध्यान देंगे, आपको देखना है जिसका मोलर मास लोएस्ट होगा। तो एसिटिक एसिड जो होता है CH3COH, बेंजोइक एसिड होता है आपके पास बेंजीन के ऊपर COH, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। तो सबसे जिसका लोएस्ट मोलर मास होगा उसका मोल यानी उसका मोल ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा का वेट कॉमन है। तो वेट आपके लिए सबका कांस्टेंट है, तो इसका मोल जो होगा ये मोल होगा हाईएस्ट, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होगा लोएस्ट है इन तीनों में। तो यानी अगर बोला जाए तो गिवन सिस्टम में से सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसमें मिलने वाला है, एसिटिक एसिड में। अब ध्यान देना, तो एसिटिक एसिड आपके पास 2 जगह दिया हुआ है, 1 में एंड 2 में। तो 1 एंड 2 में एसिटिक एसिड जो होता है पानी में जब डालोगे तो आयनाइज करता है, यानी अपने आयंस में ब्रेक करेगा। तो अगर ये फर्दर अपने आयन में ब्रेक करता है तो इससे क्या होगा, आपका जो फर्दर पार्टिकल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो अगर ये फर्दर अगर आयनाइज करता है तो इसके पार्टिकल का नंबर फर्दर ये क्या करेगा, अब चलो इंक्रीज करेगा, यानी फर्दर पार्टिकल का नंबर अगर बढ़ेगा इसका मतलब 1 एंड 2 में आपका सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में होगा, 2 में। तो 2 वाले ऑप्शन में आपका पार्टिकल का नंबर हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट का होने का रीज़न क्या हो गया, क्योंकि मोल ऑफ एसिटिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा है, प्लस 1 एंड 2 में चूँकि मोल ऑफ एसिटिक एसिड सेम है, तो जो 2 ऑप्शन है उसमें चूँकि वाटर है और वाटर में आपका एसिटिक एसिड आयनाइज करेगा, और आयनाइज करेगा तो आयन के नंबर को फर्दर क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फर्दर आपके सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा। इसलिए इस केस में पार्टिकल का नंबर हाईएस्ट होगा और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होने वाला, हाईएस्ट होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका, लोएस्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनाइल डाईमैंगनीज 0 एज। तो ध्यान देना, इसका फिगर आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो इसमें ध्यान देना, मैंगनीज के अबाउट क्या हो रहा है, 5 CO जुड़ा हुआ है और 1 MnMn का बॉन्ड है, यानी मैंगनीज का अबाउट क्या है 6 पर मैंने में 6 एटम सराउंड करेंगे। तो 6 एटम अगर सराउंड करता है तो उसके इसमें ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, तो उसके इसमें ज्योमेट्री होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, यानी आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 3। तो अगर आपको फिगर पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है इसके फिगर को आप याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अलॉन्ग द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम द ग्रुप 1 to 18। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, तो ग्रुप 1 से जब 18 में आप मूव करते हो तो आपको पता है कि 18 नोबल गैस है और जो 1 है अल्कली मेटल्स है। तो जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हो तो अल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है और नोबल गैस क्या होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है। तो रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, डिग्रीज होना चाहिए, यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो होगा इनकरेक्ट।
बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक, ये करेक्ट है, एंड दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज एसिडिक, ये भी करेक्ट है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 सही होगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों लोग। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसको ट्रीट करोगे NaOH से, तो उसमें आपका एक कंपाउंड ए बनता है, तो ये बेसिकली बनता है सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4 बनेगा। और इस N2CrO4 को तुम ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम में और H2O2 से, तो बनता है बी क्या बनता है? बी होता है बेसिकली बच्चों लोग CrO5। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस स्ट्रक्चर को बोला गया है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। डीप ब्लू कलर का होता है CrO5। तो अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, तो आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके सामने 3 कंपोनेंट ABC है और तीनों का मोल दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो C का मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो C का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C सब डिवाइड कर दोगे, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या होगा? करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये था इसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 गिव्स कंपाउंड A विच ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस B। आपको A और B पहचाना है। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है आपके KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड से लिया हुआ है, जो कि NCERT में डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो आपके सामने NCERT का लाइन्स में ले रहा हूँ। तो जब इसको फ्यूजन करेंगे बेसिक मीडियम में, तो पहले बनता है K2MnO4 बनता है, और K2MnO4 को अगर फर्दर हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि MnO4 -2 जो बन रहा है शुरू में, उसका ऑक्सीडेशन करने से बनता है MnO4 माइनस बनता है। यानी इसका मतलब पहले बनेगा MnO4 -2 यानी मैग्नेट आयन फॉर्म करेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका बनेगा पर मैग्नेट आयन बनता है। यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट, ठीक है। यानी पहले फॉर्म करेगा मैग्नेट आयन MnO4 -2, फिर फॉर्म करता है पर मैग्नेट आयन यानी MnO4 माइनस फॉर्म करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला है इसमें कौन सा स्क्वायर पिरामिडल शेप का है। तो ध्यान देना, आपके सामने जो BRF5 है उसमें 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो आपका जो ज्योमेट्री आपको इसको दिखेगा वो दिखेगा आपको स्क्वायर बाइपिरामिडल, यानी इसका शेप है ज्योमेट्री आप बोल सकते हो स्क्वायर बाइपिरामिडल। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिनॉल में क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिनॉल में हम बेसिकली ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, यानी ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन का बस रिएजेंट पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, जो आपका नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन से लिया हुआ था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है और सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके बेंजीन को ट्रीट किया गया पहले नाइट्रेटिक मिक्सचर से। तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा। उसके बाद डाला गया हेक्सेन प्लस HCl। इससे क्या हुआ, जो नाइट्रोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, यानी आपका जो कंपाउंड A बनेगा वो बन जाएगा एनालिन। अब एनालिन को फर्दर ट्रीट किया गया है Na2 प्लस HCl से। इससे क्या होगा, जो एनालिन सिस्टम है कन्वर्ट हो जाएगा BDC में, यानी बन जाएगा N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिनॉल डाल रहे हैं। तो फिनॉल जब डालेंगे तो इसमें कपलिंग रिएक्शन होगा और आपका फॉर्म करेगा ऑरेंज डाई, यानी BDC यहाँ पे अटैक करेगा और बन जाएगा आपका ऑरेंज डाई। यानी इस तरह का आपका आउटकम आएगा। ठीक है, यानी आपका कंपाउंड A जो है एनालिन है और जो B है आपका ऑरेंज डाई है। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच करेगा। तो ऑप्शन जो 1 है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा गया है। तो ध्यान ना, इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। तो बेसिकली 3 पे अमीनो ग्रुप है,
और आपके पास सी एन मतलब नाइट्राइल आपका फंक्शन ग्रुप है, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान दोगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr27 एंड पर्पल कलर ऑफ द KMnO4 इज ड्यू टू, क्यों होता है, तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम का +6 आएगा और KMnO4 का +7 आएगा। इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के पे डी इलेक्ट्रॉन 0 होगा और KMnO4 में भी +7 स्टेट में डी इलेक्ट्रॉन 0 होता है। तो जब डी इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डी ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी खत्म होता है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है इनके कलर शो करने का रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसको सिंपली आप बोल सकते हो कि आपका जो ऑप्शन 3 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ए कलर शो करता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान दोगे, यहाँ पे आपके सामने बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था प्यूरिफिकेशंस में जिसमें आप लोग यूज करते थे सॉल्बिलिटी इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज करते थे। तो बेसिकली ये था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि दो अलग अलग सॉल्वेंट में आपका सॉल्बिलिटी डिफर करता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है ना बच्चों लोग, यहाँ पे आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है कि H2T इज मोर एसिडिक देन H2S। तो जो असर्शन है सही है, क्योंकि H2T में अगर H+ आप निकालोगे तो आनान बनेगा H+। अब चूंकि T का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, T का साइज लार्ज होगा तो आनान क्या होगा, स्टेबल होगा। और H2S में Hs- बनेगा तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे आनान बनेगा। तो इन दोनों में जिसका साइज लार्ज होगा वहाँ पे आनान स्टेबल होगा। जितना आनान स्टेबल होता है उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी H2T इज मोर एसिडिक देन H2S। ये आपका सेशन सही है। अगला बोला गया है द बॉन्ड स्ट्रेस एंथैल्पी ऑफ H2T इज लोअर देन H2S। ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। जितना आपका साइज लार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैप होते हैं अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो जितना साइज लार्ज होगा उतना ही बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, ईजी होता है। तो H2T का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, H2S से क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं रीजन भी सही है और रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बॉन्ड आप इजीली ब्रेक करोगे तो उतना ही इजीली H+ को लूज करता है। इसका मतलब आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या होगा, करेक्ट है। और जो रीजन है असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी आपका जो आंसर 4 होगा वो होगा करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट क्या है, RNA इज रिगार्डेड एज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर DNA होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट A होगा इनकरेक्ट। B जो है स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। C का हम अगर बात करते हैं तो C स्टेटमेंट बोला हुआ है कि DNA जो है सिंथेसाइज करता है प्रोटीन इन अ सेल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। यहाँ DNA के बदले होना चाहिए था RNA, तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो यानी C स्टेटमेंट क्या हो, इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट D का अगर हम बात करते हैं तो D में क्या बोला हुआ है, द मैसेज फॉर द सिंथेसिस फॉर ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इन इज प्रेजेंट इन DNA। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। आपका जो E ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है, आइडेंटिकल DNA स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें से B, D और E जो होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला हुआ है कि इसमें से कौन कौन सा स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन को जाएगा। तो ध्यान देना, H2O2 में O-1 स्टेट में है। ClO3 में आपका जो ClO3- में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। H2O2 में यहाँ पर -1 था। P4 में 0 स्टेट में है। क्लोरीन में 0 स्टेट में है। और कॉपर +1 में कॉपर का +1 स्टेट है। तो ये सारा स्पीसीज जो है आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जाएगा। साथ में जो NO2 है उसमें N का स्टेट +4 स्टेट में है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो ये सारा का सारा अपने इंटरमीडिएट स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, यानी ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसमें जो K है, K का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। K का +1 से और ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो K का ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं है, इसलिए K डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
फ्लोरीन जो है अपने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नेगेटिव ही हो सकता है, प्लस नहीं होगा। इसके कारण F2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। Ag मेटल है, तो मेटल जनरली क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता है, इसलिए Ag का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसके कारण ए भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। तो टोटल कितने स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं, तो इसका नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो 6 यहाँ पे ऐसे स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कितना कॉम्प्लेक्स है जो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कौन करने वाला है, तो ध्यान देंगे आपका जो सिस फॉर्म जो होता है इस कॉम्प्लेक्स का, ये ऑप्टिकल आइसोम शो करेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स शो करेगा, यहाँ इसका सिस फॉर्म भी आपका शो करेगा, और यहाँ का जो सिस फॉर्म है ये भी शो करेगा। यानी ये 4 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो शो करेंगे। बाकी जो फर्दर जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करते हैं। तो जो सिस फॉर्म है या फिर ये जो मॉलिक्यूल था COEN होल थ्राइस, इन सब में आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फर्दर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे। तो सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। ट्रांस वाले फॉर्म में चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इसलिए शो नहीं करेंगे। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको फर्दर हम लोग जस्टिफाई करते हैं इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स पे यहाँ देखोगे तो आपका ये जो इस कंपाउंड को जो सिस फॉर्म दिया हुआ है, आप देखना इसका D और L फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी फर्दर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम होगा इसके इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ध्यान देना इसमें भी आपका कोई भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री सब आपको नहीं दिखेगा। इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है इसमें भी आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। यहाँ जो इसका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में ध्यान देना, अगर तुम इस प्लेन को चूज करते हो तो भी आपको POS दिख जाएगा, और अगर आप इस प्लेन को चूज करते हो तो भी ऊपर नीचे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो इसलिए ये आपका ऑप्टिकल शो नहीं करता है। फर्दर यहाँ जो ट्रांसफॉर्म है इसमें भी फिर से ही होगा, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऐसा ले सकते हो या तो इस प्लेन को ऑफ सिमेट्री मान सकते हो। तो इसमें भी आपको POS मिल जाएगा। तो जहाँ POS मिल जाएगा वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म फिर से हमको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला है, यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इस रिएक्शन के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास जो रिएक्टेंट पार्टिकल N2O5 है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर लीटर दिया हुआ है, और 30 मिनट्स के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है 2.75 मोल पर लीटर हो चुका है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, और उसको एक्सप्रेस करना है x इंटू 10⁻³ और आपको x बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो ध्यान देना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो होगा वो बेसिकली क्या होता है, dNO2/dt होगा, और यहाँ पे N2O5 जो रिएक्टेंट है वो आपका कंज्यूम हो रहा है। तो कंज्यूम हो रहा है तो इसका रेट ऑफ जो कंजम्पशन होगा उसको आप लिख सकते हो d of N2O5/dt। ठीक है, अभी रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए इस रेट को यहाँ -n लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, अब क्या है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो जो चेंज इन यानी आपका N2O5 में जो चेंज होगा, चेंज कितने का होगा, तो चेंज होगा 3 - 0.75 का, 3 - 2.75, और टाइम कितना है, टाइम है आपका होगा 30 मिनट्स। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.25/30। ठीक है, अब इस रेट को लिंक करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 से।
तो बहुत सिंपल है, आप डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट का यूज करो तो रेट ऑफ वेरिएशन से हम लिंक कर सकते हैं कि हाफ ऑफ नेगेटिव ऑफ डी ऑफ N2O5 बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा 1/4 ऑफ dN02 बाई डी टी। अब इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, तो ये आपके पास दिया हुआ है। तो आप इसको यूज करके आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्दर, तो क्या हो जाएगा, तो डी ऑफ NO2 बाई डी टी जो हमको चाहिए वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इस 4 को आप लेके आओ इधर आ जाओ, तो ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ 0.25/30 यानी हो जाएगा 0.5/30। अब इसका जो वैल्यू आने वाला है आएगा 0.017, ठीक है, 0.017 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब इसको एक्सप्रेस करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 17 × 10⁻³ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो x होगा ये आपका x हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है उसमें आप पुट करोगे 17.17 को पुट करोगे। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों लोग इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है बताना है। तो ध्यान देना, इस फिगर में टोटल 3 डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं आपके सामने। इसमें इसको, इस डबल बॉन्ड को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो 1 और 3 डबल बॉन्ड है वहाँ का लिंकेज सारा सेम है, वहाँ का लिंकेज सारा सेम है। तो ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उस केस में जो सेकंड पोजीशन का डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इधर और इधर का ग्रुप सेम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 डबल बॉन्ड का अगर ई होगा और डबल बॉन्ड 3 का भी ई होगा, उस केस में सेकंड जो डबल बॉन्ड है उसका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि आपका 1 डबल बॉन्ड अगर जेड होगा और डबल बॉन्ड जो 3 पे हो भी जेड होगा, उस केस में सेकंड डबल बॉन्ड फिर से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं कि 1 पोजीशन का डबल बॉन्ड जो होगा अगर वो ई होगा और थर्ड पोजीशन का जेड होगा, उस केस में जो पोजीशन 2 होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, उस केस में इसका जेड पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं 1 पोजीशन अगर जेड है, 1 पोजीशन अगर जेड है और 3 पोजीशन अगर ई है, तो उस केस में आपका जो सेकंड वाला ई हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी है टोटल, तो टोटल पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो क्या होगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन obtained in helium plus spectra when electron make transition from fifth excited state to first excited state। तो है ना, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जो सेल होगा 6, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेल नंबर 2, यानी 6 से 2 का जंप का आपको पता करना है कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन होने वाले हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट है, यानी आपका हाई से लो में जंप हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला था n इनिशियल माइनस n फाइनल, यानी लार्ज माइनस स्मॉल, n इनिशियल माइनस n फाइनल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 4 और यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा नेट 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके और भी कुछ अप्रोच हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास जंप जो था n6 से n2 पे हो रहा है, ठीक है, और अगर इसके लिए हमको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़े, मान लेते हैं एक फॉर्मूला पढ़े थे n(n-1/2), इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला तभी वैलिड था
जब आपका एन फाइनल जो था 1 होता है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एन फाइनल 1 होगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रहा है, 6 से 2 हो रहा है। तो 6 से 2 हो रहा है, तो इस 2 को आपको 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाना है, तो क्या करोगे, इस 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 बन जाएगा। तो सेम काम आपको करना है इस पोजीशन में। तो 6 से आप क्या 1 माइनस करने पे क्या हो जाएगा 5, यानी जो 6 से 2 का जंप है वो इक्वलेंट होगा 5 से 1 का जंप। जो 6 से 2 का जंप था वो इक्वलेंट हो जाएगा 5 से 1 का जंप। तो आप अब इस फॉर्मूले में इसको यूज करो और एन को वैल्यू को पुट करो 5, यानी इस केस में क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/2, यानी सेम हो जाएगा 10 होगा आंसर। ठीक है। इसमें एक और अप्रोच पॉसिबल है, तो ध्यान देंगे आपका जंप जो हुआ था 6 से 2 पे, तो इसके लिए एक और अप्रोच क्या पॉसिबल है। तो आप सिंपली क्या करो ना, आप डिफरेंस निकालना चालू करो। तो बीच में जो भी सेल्स आएंगे, तो 6 को एज ए बेस मान लो और बीच में जो भी सेल्स आने वाले हैं टिल 2 तक, उसमें उनका डिफरेंस निकालना चालू करो। तो 6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, यानी 6 हमेशा रहेगा, 6 माइनस 3 और टिल 6 माइनस 2, जहाँ तक जंप हुआ था यहाँ तक डिफरेंस निकालते जाओ और सारे डिफरेंस को तुम ऐड करते जाओ। तो इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। सारे को आप ऐड कर लो ना, तो फिर से आपको दिखेगा नंबर ऑफ स्पेटल लाइन का वैल्यू दिखेगा, फिर से दिखेगा कितना 10। तो हर केस में आप देख रहे हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच। इसका डिफरेंट तरीके से हम और कैसे अप्रोच कर सकते हैं भी आपको समझ में आ चुका है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको पता करना नंबर ऑफ मेटल्स आयन जिसको फ्लेम टेस्ट से कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो ध्यान देना आपका इसमें जो Sr+2 होता है, इसको फ्लेम टेस्ट में इसका कलर कैसा होता है, होता है क्रिम्जन रेड। ये होता है क्रिम्जन रेड। Barium+2 जो होता है वो ग्रासी ग्रीन होता है, यानी ग्रीन कलर का शो करता है इसका फ्लेम टेस्ट। जो Ca+2 होता है ये होता है आपका ब्रिक रेड कलर का शो करेगा। ठीक है। और जो Copper+2 होता है ये होता है ब्लू ग्रीन शो करता है। तो ये चारों मेटल जो आयन है जो फ्लेम टेस्ट में अपना कलर को शो करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका बच्चों लोग 4। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 2 रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है। अब बोला इन दोनों रिएक्शन का यूज करके आपको इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पता करना है। तो ध्यान देना आप इस रिएक्शन को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो ये रिएक्शन को अगर हम हेस लॉ अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन को कब मिलेगा, तो ध्यान देना ये रिएक्शन कब मिलेगा, जब आप रिएक्शन 2 को, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास 3 है, तो रिएक्शन 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे अब 3 से, तो रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस रिएक्शन 1 को माइनस करो। तो अगर ये आप अगर करते हो ये ऑपरेशन, तो आपको ये गिवन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो भी क्या होगा 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ 2। तो सेकेंड रिएक्शन इंथैल्पी कितना दिया होगा -110 और माइनस ऑफ इंथैल्पी ऑफ 1 जो कि दिया हो -822 दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में 330 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 822। इसको आप सम करके बताते हो तो सम करके बताने में कितना होगा, अब देख लो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 492 किलो जूल पर मोल वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या बोलो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 492। तो ये सिंपल आपके थर्मो का हेस लॉ का एप्लीकेशन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपसे इजीली बनना चाहिए था। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 2-क्लोरोब्यूटेन है, उसका हम फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट फॉर्म कर रहा है उसे बोला गया कितना इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला था। ध्यान देना आपके पास 2-क्लोरोब्यूटेन था, तो इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना क्लोरीन ऐड कहाँ कहाँ होगा, तो आपका यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं हर पॉसिबिलिटी के लिए फिगर बनाते हैं।
तो जो पहला पॉसिबिलिटी होगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम जोड़ेंगे तो उस केस में आपका ए वाला सेंटर कायरल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम Cl जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहाँ पे 4 अलग अलग वैलेंसी आपको दिखे, ठीक। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जोड़ते हैं तो आपका सिस्टम में 2 कायरल सेंटर बनेगा, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, बट ध्यान देना क्योंकि कायरल सेंटर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है, ठीक है। तो इसमें आपका मेजर कंपाउंड भी बन सकता है। उसके बाद जो हम अगला जो फोर्थ पॉइंट पे ऐड करेंगे, तो इस केस में भी सिंगल कायरल सेंटर ए फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, जब भी आपका सिंगल कायरल सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें DL का पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ पे 2 आइसोमर होगा और दोनों क्या हो, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। नीचे वाले में फोर्थ वाले पॉसिबिलिटी में भी एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ भी D और L होगा, यानी यहाँ भी 2 ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 पॉसिबिलिटी, पर ध्यान देना इसमें एक हो जाता है मेजर कंपाउंड, और मेजर कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो होगा उसका D और L पॉसिबिलिटी होगा, यानी यहाँ टोटल 3 आइसोमर बनने वाले हैं। 3 में से मेजो है जो कि होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक मेजो होगा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी जो एक बचेगा उसका D और L फॉर्म होगा। यानी इस कंपाउंड का एक A फॉर्म होगा और एक B फॉर्म होगा, B का D और L पॉसिबिलिटी होगा, और A जो होगा A होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेजो। इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं तो ऐसा आप देख सकते हो, इसका मैं ड्राइंग आपको दिखा दे रहा हूँ। CH3 CCl CCl CH3, तो ये इसका मेजर पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया मेजर फॉर्म। और आप दूसरे जो पॉसिबिलिटी को देखोगे तो उसमें सील को यहाँ रखो, दूसरे सील को इधर कर दो, आप यहाँ पे H करो, यहाँ पे H करो, यहाँ पे CH3 कर दो। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगा जो इसका मिरर इमेज होगा, CH3 यहाँ पे Cl लेफ्ट साइड में, H इसका Cl राइट साइड में, यहाँ पे H और नीचे CH3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड ए हो गया मेजो कंपाउंड, ये हो गया, और ये हो गया B का D फॉर्म मानते हैं, तो ये हो गया B का L फॉर्म, ठीक है। B का D, B का L, इन दोनों आपस में क्या होगा, इनएंसोमर होगा, बट दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल ध्यान देना, टोटल कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो यहाँ से पहला का इस कंपाउंड से 2, यहाँ से 2 और यहाँ का कंपाउंड का 2, तो अल्टीमेटली आपके पास इस प्रोडक्ट में 6 कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास pH दिया हुआ है एक सॉल्यूशन का, जिसमें 1 मोलर बेंजोइक एसिड है और 1 मोलर सोडियम बेंजोएट है। उसका pH जो दिया हुआ 4.5 दिया हुआ है, एंड बेंजोइक एसिड का जो pK है ये है 4.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये बफर है। बफर कैसा होगा, एसिडिक बफर होगा। अब बोला गया है आपके पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 300 ml है, तो बोला गया इसमें से कितना वॉल्यूम बेंजोइक एसिड का होगा ये पता करना आपको। तो ध्यान देना, बेंजोइक एसिड को मैं B बोल दे रहा हूँ और आपके सॉल्ट को मैं S बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम को B मान लेते हैं और सॉल्ट के वॉल्यूम को BS मान लेते हैं। तो चूंकि दोनों का मोलिटी 1:1 है, तो इसको वॉल्यूम को 1 मोलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को मिली मोल। तो मिली मोल जो होगा, अगर वॉल्यूम हम ml में मान लेते हैं, ये ml है और ये भी ml मान लेते हैं, तो B इंटू 1, यानी इसका बेंजोइक एसिड का मोलिटी को 1 मानते हैं, इक्वल टू VB हो गया। ये हो गया मिली मोल ऑफ क्या, बेंजोइक एसिड। VS इंटू 1 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिली मोल ऑफ सॉल्ट VS, ठीक है। अब आपका एसिडिक बफर है तो उसका pH का फॉर्मूला क्या होगा, तो pH इक्वल टू क्या होगा, pKa प्लस लॉग अनायन, अनायन यानी जो सॉल्ट है, सॉल्ट से अनायन भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि सोडियम बेंजोएट में रेशियो 1:1 है। तो आपका जो सॉल्ट का जो अनायनिक पार्ट होगा, यानी आपका
एसिड का जो अनानी पार्ट होगा वो भी क्या होगा, सेम ही मिलेगा जितना सॉल्ट होगा, ठीक है। तो आपका पास क्या होगा, अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ध्यान देना, चूंकि आपका वॉल्यूम टोटल सेम ही है, तो टोटल वॉल्यूम अगर सेम होगा तो ये अनायन में से वॉल्यूम का टर्म कैंसिल कर दो, तो जो फॉर्मूला होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके मोल में, और तो लॉग ऑफ मोल ऑफ अनायन बाई मोल ऑफ एसिड, ठीक है। और ये हो जाएगा पीएच कितना दिया 4.5, पी के वैल्यू कितना है एसिड का 4.2 दिया हुआ है, ठीक है। और लॉग जो मोल्स है, मोल्स को आप मिली मोल में सोच सकते हो, तो मिली मोल का वैल्यू पुट कर दो, तो आपका जो एसिड है उसका जो वॉल्यूम है वी है, और आपका जो अनायन है उसका वॉल्यूम क्या होगा वी एस, यानी जो सॉल्ट से है तो क्या होगा ऊपर वी एस होगा, नीचे वी कर लेते हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली लॉग वी एस बाई वी का जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 0.3, इसका एंटी लॉग लगो तो क्या होगा वी एस बाई वी इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो ये हो जाएगा 2, यानी वी एस वी में एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या है कि दोनों का जो सम होगा सॉल्ट प्लस एसिड का वॉल्यूम का, ये हो जाएगा 300, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 300 दिया हुआ है। दो रिलेशन का पास दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका जो बेंजोइक एसिड का जो वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा 100, ठीक है। इसका आ जाएगा 100, यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा कि आपसे पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होगा, तो आप बोलोगे 100 ml। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।